भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। आज युवाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को करेंगे लॉन्च। युवाओं को व्यापार के ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया एमपी के सुशासन और विकास का रिपोर्ट कार्ड। कहा बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना एमपी। गेहूं उत्पादन में प्रदेश बना नंबर 1। एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी अगला चुनाव। भोपाल में हुई कांग्रेस की बैठक में फैसला। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की बनी रणनीति। पुरानी पेंशन योजना बहाल होने पर सीएम बघेल को पेंशन दृष्टा सम्मान। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया सम्मानित। सीएम ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने को लेकर दिए संकेत। हेट स्पीच मामले में कालीचरण जेल से रिहा। पिछले 94 दिन से जेल में थे बंद। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी। फिर उछले तेल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर 80 पैसे का इजाफा। 15 दिन में 13वीं बार बढ़ी कीमतें। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में संसद बर्खास्तगी पर आज फिर सुनवाई। डिप्टी स्पीकर ने फैसले पर कोर्ट ने उठाए सवाल। पीएम इमरान के समर्थन में राजधानी में सड़क पर उतरे लोग। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खैरागढ़ के चुनावी रण में सीएम भूपेश बघेल उतर चुके हैं। सीएम बघेल ताबड़तोड़ रैली करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जाएंगे। यशोदा वर्मा के लिए प्रचार किया जाएगा। गड़ई, अंतरिया, बुंदेली, उदयपुर में चुनावी सभा होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल अब खैरागढ़ उपचुनाव की तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। आज ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे जाएंगे। यशोदा वर्मा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, जिनके लिए सीएम भूपेश बघेल वोट मांगेंगे। बता दें, गड़ई, अंतरिया, बुंदेली, उदयपुर में चुनावी सभा भी होगी। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, अब खैरागढ़ उपचुनाव के जो चुनाव होने हैं उनमें अब कम समय बचा है और सीएम भूपेश बघेल आज ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है उनका आज? बिल्कुल, 12 अप्रैल को मतदान है और उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद उतर रहे हैं मैदान में और आम सभा को संबोधित करेंगे। लगातार उनका धुआंधार प्रचार है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जाएंगे, उसके बाद वो बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के बाद, यानी कि मंदिर से माता का आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद तमाम जो रैलियां हैं वो करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा लगातार हम देख रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी किया गया था बीते दिनों यशोदा वर्मा के पक्ष में जब नामांकन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन और प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से करते हुए नजर आ रही है, ताकि खैरागढ़ की जनता कांग्रेस को ही चुने। इसके अलावा मुद्दे की अगर हम बात करें तो विकास के वादे लेकर के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि अगर खैरागढ़ में उपचुनाव जीतती है तो खैरागढ़ को जिला भी 24 घंटे के अंदर बना दिया जाएगा। तो ये तमाम वादे वहां पर किए जा रहे हैं और कुछ नए नए वादे भी किए जा सकते हैं। तो ये तमाम वादों को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ के चुनावी रण में जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे और देखना होगा कि क्या खैरागढ़ की जनता कांग्रेस को चुनती है या फिर भाजपा को। सुप्रिया, अगर हम कांटे की टक्कर की बात करें तो 3 पार्टियां हैं, जेसीसी-जे है, कांग्रेस और बीजेपी है। तीनों ही अपनी पूरी जान झोंकती हुई नजर आ रही है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव कितना जा सकता है, क्योंकि खुद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है इस समय? बिल्कुल, ये चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है, भाजपा के पक्ष में भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है। क्योंकि जब हमने बीते दिनों की रिजल्ट की अगर हम बात करें, बीते सालों की रिजल्ट की बात करें तो देवव्रत सिंह और इधर जो कोमल जंघेल है, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर थी और केवल महज कुछ ही वोटों से वो पीछे रह गए थे और कोमल जंघेल को हार मिली थी। तो बीजेपी भी उन हारे हुए प्रत्याशी को खड़ा कर रही है, जिसे जनता ने काफी ज्यादा वोट के साथ जो है
अपना जनप्रतिनिधि चुनने का फैसला लिया था। तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि यशोदा वर्मा भी लोधी समाज से ही है और यहाँ पर कोमल जंघेल भी लोधी समाज से है। तो यहाँ पर लोधी समाज को भी साधने की एक कोशिश वो की जा रही है। और इसके अलावा दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के जो तमाम मंत्री है वो भी खैरागढ़ में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो वो उन्होंने भी स्टार प्रचारकों की सूची में बड़े नेताओं का नाम शामिल भूपेश किया है। बघेल अब उतर चुके हैं। आज ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी और जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। सुप्रिया बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का छत्तीसगढ़ आज दौरा है। बुधवार को खैरागढ़ में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। खैरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट मांगेंगे। कई जगह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें, बुधवार को खैरागढ़ में बीजेपी के लिए वो प्रचार करेंगे और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की जाएगी। खैरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट मांगे जाएंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ रायपुर से बनी हुई है। सुप्रिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का छत्तीसगढ़ दौरा है। कितने दिनों का उनका दौरा है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। वो आज शाम को छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से वो भिलाई के लिए जाएंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन जो है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार करेंगे। तमाम आम जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा रैलियां भी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री खुद आ रहे हैं और प्रचार प्रसार करेंगे और पीएम मोदी की जो उपलब्धियां हैं उन्हें बताएंगे। और यहाँ पर यह भी बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार ने 3.5 साल में कुछ काम नहीं किया, जैसा कि भाजपा के नेता कहते आए हैं। तो इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मुद्दे की बात तो यही है कि वो पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाएंगे और ये बताएंगे कि खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा को जिताना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं और उनका भी धुआंधार दौरा जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। 2 दिवसीय दौरा है। देखिए सुप्रिया, बीजेपी नेताओं के साथ लगातार खैरागढ़ में बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियां भी कर रही है। बीजेपी अब ये देखेगी कि खैरागढ़ उपचुनाव में अगर वो जीत हासिल करती है तो बीजेपी इस कॉन्फिडेंस के साथ मिशन 2023 में उतरेगी कि अब भाजपा ही जीतेगी। तो वहीं दोनों ही पार्टियों के लिए ये खैरागढ़ उपचुनाव काफी चुनौती भरा या फिर ये कहे कि चैलेंज है एक तरीके से, क्योंकि मिशन 2023 की तैयारियां दोनों ही पार्टियां कर रही है और कांग्रेस को अभी 3.5 साल का जो कार्यकाल है वो भी पूरा हो चुका है। बीजेपी भी यही कह रही है कि कांग्रेस अपने जन्म घोषणा पत्र के वादे भूल गई। दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि विकास के जो कार्य है वो 3.5 साल में बेहतर हुए हैं। रोजगार का जो दर है वो कम हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि खैरागढ़ उपचुनाव में जीत किसकी होती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का दौरा है और अब देखना होगा कि वो किस तरीके से, किस मजबूती के साथ वहां पर खैरागढ़ के चुनावी रण में प्रचार प्रसार के लिए उतरते हैं और वहां की जनता उनसे क्या उम्मीद करती है। जी बिल्कुल, खैरागढ़ के लिए बीजेपी भी अपनी जान झोंकती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का, जहां सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में प्रचार करने के लिए सीएम बघेल बरकर कट्टा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद खैरागढ़ को 24 घंटे के अंदर जिला बनाने की घोषणा की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार के उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। मुद्दा है वो खैरागढ़ के विकास की है, खैरागढ़ की पहचान की है, खैरागढ़ के सम्मान की है और लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी या कोमल जंघेल ने कभी इसकी सुध नहीं ली। जिला बनाने की बात कर रहे हैं तो ये सौदाबाजी कर रहे हैं। तो अटल जी ने 11 लोकसभा जिताओ तो मैं छत्तीसगढ़ बनाऊंगा बोला था, उनका सौदाबाजी नहीं था। आज यदि खैरागढ़ जिला बनेगा, रमन सिंह नहीं बना पाए और आज जिला बनेगा तो उसको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? सालेवारा तहसील बने तो उसे तकलीफ क्यों होनी चाहिए? कॉलेज यहाँ खुले तो आज तक के यहाँ इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। ये स्थिति बना के रखे और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि खैरागढ़ में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कोयला की मांग बढ़ती जा रही है
और उत्पादन हो नहीं रहा है। और ऐसे में जितने भी पावर प्लांट हैं, जितने भी हमारे उद्योग हैं, और ख़ासकर जो स्पंज आयरन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत है, उसको कोयला के लिंकेज नहीं मिल पा रहा है, तो उद्योग प्रभावित होगा तो रोज़गार भी नहीं मिलेगा। तो ये बात है। और उसको पिछले समय भी जब कोयला मंत्री आए थे तब भी मैंने बात की थी, और अभी फिर से मैंने पत्र लिखा है। तो वहीं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी हर दिन अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता करती रही। इस क्रम में बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऐसी क्या समस्या थी कि देवव्रत सिंह को 2018 में जोगी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा था। देवव्रत सिंह का पुतला दहन करने वाली पार्टी अब उनकी प्रतिमा बनाने की बात कर रही है। कल पिछड़ा वर्ग ने जगदलपुर में जो अपना विरोध दर्ज करवाया है कि मुख्यमंत्री जी को मंच छोड़कर भागना पड़ा, ये साबित करता है कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार जन विरोधी सरकार, विकास विरोधी सरकार, कानून नियमों को धज्जियां बताने वाली सरकार, अपने वादों से मुकरने वाली सरकार, अपने ही लोगों को अपमानित करने वाली सरकार। मुख्यमंत्री जी को यह जवाब देना चाहिए, देवव्रत सिंह जी को कांग्रेस छोड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? देवव्रत सिंह जी को 2018 में कांग्रेस की टिकट क्यों नहीं दी गई? उनको जोगी कांग्रेस से लड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? आज वो उनकी मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने में उनको ये याद क्यों नहीं आया? चुनाव में 18 महीने बाकी होने के बावजूद सियासी पार्टियां बस्तर को जीतने के लिए जुगत भिड़ा रही हैं। जहां एक और बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार बस्तर का दौरा कर रही हैं और बस्तर के 12 विधानसभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बैठक कर बीजेपी को मजबूत करने की कवायद में जुटी हैं। तो वहीं सीएम बघेल बस्तर में बीजेपी को सेंध लगाने का कोई मौका नहीं देना चाहते। यही वजह है कि सीएम बघेल भी लगातार बस्तर का दौरा करते हुए वर्ग को साधने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सभी 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। डी पुरंदेश्वरी और सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आ गया है जब जनप्रतिनिधि फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो सौगातें दी है, जो कार्यक्रम बनाए हैं, चाहे वो निर्माण कार्य के हों, चाहे व्यक्तिमूलक जो कार्यक्रम हैं, उनके उत्थान के जो भी कार्यक्रम हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार मूलक जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सबको लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस प्रकार से यदि कोई थोड़ी बहुत यदि नाराजगी होगी विधायक से तो दूर हो जाएगी। दूसरी बार है, पिछली बार जब मैं आ रही 3 जिलों में मेरा दौरा हुआ, अब जो बचे हुए 4 जिले हैं उनमें मेरा दूसरे ये दौरा होगा मेरा। बस जैसे मैंने पहली बार संगठन पर नज़र डाली थी वैसे ही इस बार भी संगठन कैसा है, कैसे हम आगे चलें, इन सभी विषयों को लेकर यहाँ के नेताओं से हमारी चर्चा होगी। मुंगेली के हथनीकला गांव में आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में रमन सिंह ने शिरकत की। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में बेहतर माहौल बन रहा है। बीजेपी के माहौल से घबराए सीएम कुछ भी घोषणा करने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस और प्रशासन का मूल काम छोड़कर सरकार बीजेपी के लोगों को परेशान करने में जुटी है। आदिवासी और किसानों पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। धारा 40 के तहत सरपंचों को बर्खास्त करने की भी साजिश जारी है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल को पेंशन दृष्टा सम्मान से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू होने से भविष्य की चिंता खत्म हुई है। सीएम ने कहा कि कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, सभी का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों ने बहुत काम किया, जिसका परिणाम रहा कि महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रबंधन को देश भर में सराहा गया।
इस दौरान सीएम बघेल ने प्रशासनिक कर्मचारियों को उनका डीए बढ़ाने का आश्वासन दिया है। बेरोजगारी दर कम होने पर कहा कि ये काफी सुखद खबर है। वहीं सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास पर तेलंगाना से छत्तीसगढ़ आए आदिवासियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात पर सीएम बघेल ने कहा कि उनको लाने, बसाने और सुरक्षा के लिए कार्य योजना है, जिससे वो काफी संतुष्ट हैं। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव में प्रहलाद पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रचार करने पर कहा कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। रमन सिंह चूके हुए नेता हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी ने खैरागढ़ में हार मान ली है। हमने कर्मचारियों के हित में अनेक फैसले लिए, जिसमें 5 दिन का सप्ताह या कोरोना काल में जिनकी मृत्यु होगी अनुकंपा नियुक्ति में हमने 10% के जो सीलिंग लगा था उसे हटाकर भी लाभान्वित किया और अभी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है। कर्मचारियों की जो मांग है कि महंगाई भत्ता बढ़ाए जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से मैंने विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी ये खुशखबरी उनको मिलेगी। तो लगातार हम अधिकारी कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को भी मिल रहा है। तो घटनाएं घटी और उसके कारण से आदिवासियों के बीच में एक डर का माहौल बना था। उसके चलते हजारों परिवार पलायन करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चले गए थे। अब यदि वो आना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है। वो आएंगे, उनके बसाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार की व्यवस्था हमने बनाई है, उसे हमने अवगत कराया है। वो काफ़ी उससे संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब अपने नेताओं पर विश्वास रहा नहीं है और रमन सिंह चुके हुए नेता हो गए हैं, उनके नाम से वोट मिलेगा नहीं। अब इसलिए शिवराज सिंह को उनको बुलाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि खैरागढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने जगदलपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया गया। कांग्रेस नेताओं ने संजय मार्केट के पास 1 दिवसीय धरना दिया है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जनता से सरोकार नहीं रखने का आरोप भी लगाया है। मोदी जी की सरकार की जो नीतियां हैं, इससे महंगाई चरम सीमा पर है। इस महंगाई की बढ़ती महंगाई के विरोध में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज पूरे देश में केंद्र की गलत नीतियों, महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां कालीचरण जेल से रिहा हो गए हैं। 94 दिनों से जेल में बंद थे कालीचरण। बता दें, बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका स्वागत किया और 31 मार्च को हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 94 दिनों बाद वो रिहा हो गए हैं। बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 94 दिनों बाद वो रिहा हो गए। ये तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे कालीचरण जब रिहा हुए थे तो उन्होंने मंदिर के आगे लेटकर माथा टेका था और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कालीचरण ने मंदिर में दर्शन किए। उनकी रिहाई के बाद वो सबसे पहले मंदिर गए और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। जेल से रिहा होने के बाद कालीचरण ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता शिवम मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिनों बाद आखिरकार रिहाई हो चुकी है। तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही थी, एक राजनीतिक षड्यंत्र इसे कहा जा रहा था, तो दूसरी ओर इसे कुछ और बताया जाता। कैसी रही यात्रा 94 दिनों? धर्म के लिए कार्य करते हुए जेल में जाना माने तीर्थ यात्रा ही है। तीर्थ यात्रा करके आए और क्या, काली माँ अंदर रखे बाहर रखे, हमको तो भजन करना है। ये भी बातचीत चल रही थी कि अंदर तमाम कैदियों को आप जो है हिंदुत्व का जो है ज्ञान दे रहे थे, तमाम बातचीत चल रही थी। कैसा रहा अनुभव?
कैदी थे ही नहीं मेरे बैरक में, 7-8 लोग थे, समूह था ही नहीं। कालीचरण किससे कर सके वहाँ पे, किसी से बात करने के लिए कोई था ही नहीं, हम अपने बैरक में थे, जब ध्यान करते थे बस। कालीचरण, राजनीतिक संभावनाएं टटोली जा रही है, तमाम चर्चाएं चल रही है कि अब सीधा संसद में जो है प्रवेश किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं इन संभावनाओं? वो तो जितने दिमाग उतनी चर्चा है, अपन उसमें क्या कर सकते हैं। आपकी राय क्या है इन संभावनाओं पर? क्या भविष्य है, कुछ राजनीतिक भविष्य ऐसा? पता नहीं, काली माँ जो जाने। अभी भी आप कायम है जो महात्मा गांधी पर आपने वीडियो डाल दिया ना उस पे। आपने देखा, वायरल भी कर दिया, स्पष्टीकरण दे दिया। तो ये थे हमारे साथ कालीचरण, जिनका साफ ये कहना था रिहाई के बाद कि जो संभावनाएं चल रही है, राजनीतिक संभावनाएं या तमाम जो संभावनाएं हैं, वो काली माँ का जो आदेश रहेगा, जो निर्देश रहेगा, उसी पर आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि हिंदुत्व की बात है तो हिंदुत्व कल भी एकजुट था और आज भी एकजुट ही रहने वाला है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब खबर रायपुर से है, जहां चिकित्सा शिक्षकों की अब भर्ती होगी। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय से आदेश जारी हो गया है। मेडिकल शिक्षा संचालक को पत्र जारी कर दिया गया है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सभी पद भरे जाएंगे। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय से आदेश जारी हो गया है और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सभी पद भरे जाएंगे। मेडिकल शिक्षा संचालक को इसकी जानकारी दे दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस समय रायपुर से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नीट में छात्रा के एडमिशन मामले में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित मॉकअप राउंड को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने मेरिट के आधार पर छात्रा को प्रवेश देने का आदेश दिया है। बिलासपुर की छात्रा राधिका मंगतानी नीट 2021 की परीक्षा में शामिल हुई और उसे 915 रैंक मिली, लेकिन छात्रों को मॉकअप राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं होने दिया गया। इसे लेकर राधिका ने शनिवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को सुनवाई की और दूसरे राउंड के काउंसलिंग में शामिल नहीं होने पाने की वजह से छात्रा से कम अंक पाने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया गया। छात्रा से ज्यादा अंक पाने के बाद भी उसे प्रवेश नहीं मिल सका। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से मेरिट के आधार पर ही एडमिशन दिया जाना चाहिए। अगर कोई तकनीकी कारणों से काउंसलिंग में शामिल नहीं होते हैं, तब भी मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। खबर महासमुंद से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन हुआ है। 14 गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट को घेरा। कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर धरने पर ग्रामीण बैठ गए। बता दें, खैरझिटी कोवाझर मालिडी के बीच लगने वाले स्टील प्लांट का विरोध किया गया है। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। खबर कोरबा से है। यहाँ रामपुर क्षेत्र की शराब दुकान को हटाने के लिए पिछले 13 दिन से चल रहा नागरिकों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। प्रशासन ने जल्द ही दुकान को हटाने का भरोसा दिया है। प्रदर्शन के खत्म होने के साथ ही दुकान का प्रवेश द्वार भी बदल दिया जाएगा। दरअसल पथरीपारा क्षेत्र के लोग शराब की दुकान को हटाने के लिए लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। इस मुद्दे पर चक्का जाम भी हुआ था। इसके बाद स्थानीय लोगों की मांग के सामने आबकारी विभाग को झुकना पड़ा और दुकान को हटाने के लिए विभाग तैयार हो गया। कांकेर जिले के अंतागढ़ में आईएएस से नाराज अरविंद नेताम ने अपना बयान दिया है। वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आजकल के युवा आईएएस अनुभवहीनता के कारण स्थानीय जनता से रूखा व्यवहार करते हैं। उन्होंने आईएएस के विशेष प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखने की बात कही, ताकि स्थानीय जनता और आईएएस अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। बता दें कि अरविंद नेताम रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन जोड़ने की मांग को लेकर 3 अप्रैल से अंतागढ़ से जगदलपुर तक पैदल यात्रा पर निकले हैं। मैं तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने वाला हूँ। इन इलाकों में, देश के 5th शेड्यूल इलाकों के में जो राज्य में है,
वहाँ के ऑल इंडिया सर्विस के अफसर, चाहे IAS हो, IPS हो, IFS हो, इनके अलग से मसूरी में अलग से ट्रेनिंग होना चाहिए, चाहे 2 महीने को हो, 4 महीने को। ट्राइबल समाज से कैसे निभना है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।